जय हिंद साथियों, आज 11 नवंबर 2023 है। तो देखेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या क्या आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज तारीख है 11 तारीख का आने का मतलब है आज बनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। ये जो है मक्का में जन्मे थे 1888 को। तो उसको जानेंगे। उसके बाद क्या है ना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है आपका पूसा जो है 44 को बैन कर दिया गया था। तो ये क्या है ना, इसका समय ज्यादा लगता है ये फसल पूरा तैयार होने में, ठीक है, जिससे आपका भूजल है वो भी अधिक सोखता है। भूजल का समस्या भी आपका अभी भूजल पे रिपोर्ट भी आया था, उसका समस्या भी पंजाब यानी उत्तर भारत में देखने को मिलता है। और दूसरी बात क्या है, पराली का समस्या है। देख रहे हैं पराली जलाने की वजह से पूरा दिल्ली में जो है सांस लेना आपका जो AQI है मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको जो है 4 स्टेट है जिसको जो है बैन मतलब बोला कि पराली जलाना बंद कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसके विकल्प में आपका जो है एक नया प्रजाति धान का जो है आपका लॉन्च किया जिसका नाम है 2090, उसके भी बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी क्या है ना, बेन गुरियन नहर, ये नहर 1960 में इसको पहले डिजाइन किया गया था, ये चर्चा में आ गया है। ये इजराइल से संबंधित है। अभी आपको बताता है कैसे सुएज नहर है और उधर लाल सागर से कैसे ये नहर को जो है यहाँ पे एक नगीब रेगिस्तान है आपका इजराइल में ही पड़ता है, और क्यों हमास को खत्म करना चाहता है इजराइल, क्या है इसका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नहीं बोलता कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही वाला कहानी है इजराइल का, ठीक है, कि एक तीर से ये दो आपका क्या करना चाह रहा है, दो शिकार करना चाह रहा है कि अगर ये चीज हो जाता है यहाँ से हमास चला जाएगा तो यहाँ पे नहर बना के हम जो सुएज नहर से जो मिस्र के लोग पैसा कमा रहे हैं वो काम मेरे यहाँ पे आएगा, वो हमारा। तो देखेंगे इसके भी बारे में अभी बात करते हैं आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है आज के डेट में। विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को, उसको भी देख लेंगे। उसके अलावा क्या है ना, अभी अभी क्या ना बैंकॉक यानी थाईलैंड में जो है, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। तो थाईलैंड में आपका क्या हो रहा था, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रहा था। उसमें भारत कुल जो है 7 पदक जीता है, 3 स्वर्ण जीता है और 3 रजत और 3 कांस्य और 1 रजत जीता है। तो उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अभी जब से आपका एशियाई गेम हुआ है ना, अभी हम जो आपको चाइना में जो हो रहा था 19वां एशियाई गेम, उसके बाद जो है ये वाला गेम आपका हुआ, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, पहली बार चिकनगुनिया का जो है वैक्सीन विकसित किया गया, ठीक है। यूरोप में एक जो है यूरेपा करके एक कंपनी है उसी के द्वारा विकसित किया गया और अमेरिका द्वारा इसको सर्टिफाइड मतलब मंजूरी भी मिल गया है। तो बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि चिकनगुनिया हो या फिर डेंगू हो, इस बीमारी से बहुत सारे लोग प्रभावित हो, खास करके ऐसे एरिया जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे ये बीमारी मच्छर से काट करके बीमारी बहुत ज्यादा फीवर आदमी को आता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या है ना कि अभी जगदीप धनखड़ जी गए थे, 37वां राष्ट्रीय खेल का समापन हो रहा था गोवा में, जानते हैं आप लोग गोवा में 37वां राष्ट्रीय पहली बार खेलवा रहा था। तो वहां पे जो है ना वहां के जो राज्यपाल है, ठीक है, PS आपका श्रीधरन पिल्ले जी हैं, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा एक पुस्तक था वो लिखा गया था वामन वृक्ष कला। तो इसी का जो 200वां पुस्तक था इसका, ठीक है, किसका, ये श्रीधरन पिल्ले का। तो इसी को विमोचन कर रहे हैं अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो ये पुस्तक भी आपका थोड़ा चर्चा में था, ठीक है। तो ये चर्चा को भी आप ये पुस्तक को भी आपको देख लेना है। उसके अलावा क्या है, अभी श्रीलंका के साथ बहुत लफड़ा हो गया पिछले कई महीनों से, जब से भारत जो है श्रीलंका को हराया था 55 रन या 52 रन में एक बार ऑल आउट करवाया था, पता है। उसके बाद जो है ना वहां के जो श्रीलंका जो खेल मंत्री था, ठीक है, उसका क्या रोशन विक्रम सिंह नाम है, कुछ इसी टाइप का नाम था, ठीक है। तो उसने क्या करा ना, श्रीलंका के प्लेयर से बहुत वो जो है दुख थे, और उसी के बाद जो है वहां पे राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा और वो बोले कि नहीं श्रीलंका का जो टीम है इस टीम को डिसमिस कर देना चाहिए। फिर कोर्ट में बात गया, कोर्ट वाला बोला कि नहीं आप कैसे ऐसे डिसमिस कर सकते हैं। फिर जो है वहां का जो खेल मंत्री वो विधेयक लेके आ जाता है अपना संसद में कि नहीं ये जो है ये श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सब चीज देखते हुए ICC द्वारा अभी क्या कर दिया है, आपका श्रीलंका के टीम को क्या कर दिया, तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ही 10 टीम खेल रहा है आपका इस बार वर्ल्ड कप में। उस 10 टीम में से एक टीम आपका कौन है, श्रीलंका है, ठीक है। और दुनिया में टोटल देखिएगा 200 देश में से 106 ऐसा देश है जो ICC का सदस्य है, समझ रहे हैं। उसमें से 10 टीम आपका सेलेक्ट होकर के आया वर्ल्ड कप खेलने, और उस 10 टीम में से एक टीम श्रीलंका है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है मगर उसको तत्काल बाहर कर दिया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा क्या है ना, श्रीलंका का जो है कुशल परेरा है वो जो है सबसे तेज अर्धशतक मारे हैं, जैसे अभी गिलेन मैक्सवेल मारे थे ना सबसे अधिक तेज शतक, तो उसी तरह से वो 40 गेंद में 100 रन मारे थे, तो ये 22 गेंद में आपका 50 रन मारा है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए प्रारंभ करेंगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि आज तारीख है 11 यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्या कह रहे थे आपको कि तारीख 11 है, 11 तारीख है, तो इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो आज कितना बोले 11 नवंबर है। 11 नवंबर के दिन हमारे जो है बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेना भी रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसके बारे में आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका जन्म जो है 11 नवंबर को, 11 नवंबर, ठीक है, 1888 को आपको
सऊदी अरब के बारे में अच्छा से जानते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी लामलाइट में है, ठीक है, सब युद्ध को लेकर। तो सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, ठीक है, कहाँ पे कहिएगा, मक्का, ठीक है, मक्का में जो है ये जन्मे, और वहां से जन्म होने के बाद फिर ये अपना एजुकेशन के लिए चले गए, कहाँ पे, मिस्र चले गए, क्योंकि उधर से ही आपको मिस्र का भी लोकेशन दिखाते हैं। मिस्र चले गए, वहां पे अपना शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद ये पे कहाँ पे आ गए, कलकत्ता आ गए, ठीक है, कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में आकर के यहाँ पे जो है ये अपना हम लोग का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। जुड़ने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा इसका पत्रिका भी निकला, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन का भी ये जो है बहुत घोर विरोध किए थे। फिर आगे चल करके ये एक पत्रिका निकाले, उस पत्रिका का भी नाम सुन लीजिए, बहुत बार पूछ लेता है, उसका नाम क्या था, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल पत्रिका। अगर कोई पूछेगा आपको कि किसने निकाला था तो क्या कहिएगा, यही मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर इस पत्रिका को बंद कर दिया जाता है 1914-15 के समय में। फिर जो है ये एक और पत्रिका निकालता है, अल बिलाग, ठीक है, ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, अल बलाग, अल बिलाग कहिए या बलाग कहिए, ठीक है, वही आता है, ठीक है, अल बिलाग। तो ये सब चीज थोड़ा जान लीजिएगा। ये पत्रिका निकाला, तब से लेके ये जो है अपना स्वतंत्रता आंदोलन में इसका बहुत ज्यादा भूमिका रहा। फिर 1900 आपका असहयोग आंदोलन में भी रहे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहे, ठीक है। और फाइनली जब हम लोग आजाद हुए 1947 से लेके 1958 तक, कब तक कहिएगा, 1958 तक हम लोग का पहला शिक्षा मंत्री भी रहे। क्या कहिएगा, पहला शिक्षा मंत्री कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी के देख रेख में आपका जो यूजीसी देख रहे हैं, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देख रहे हैं ना, तो इसी के जो है देख देख में 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके बारे में बताते शिक्षा में कितना इसका योगदान रहा है। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक दिल्ली में, ठीक है, तो इसी के पहल पर जो है 1920 में वो आपका यूनिवर्सिटी भी बना है, ठीक है। तो यही सारा चीज उपलब्धि है, इसका बहुत सारा उपलब्धि है। और इसने जो है स्वतंत्रता जो हम लोग का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहा, तो उसका स्वतंत्रता का कहानी एक इसका किताब है, उस किताब को भी नाम याद रखिएगा। उसका नाम है आपका क्या नाम, इंडिया विंस फ्रीडम नाम है, ठीक है, ये भी आपको जानते चलना है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, विंस फ्रीडम, ये किताब का उसका नाम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम कहेगा कि किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, तो क्या कहिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही लिखा हुआ है, ठीक है। और शिक्षा मंत्री भी, पहले शिक्षा मंत्री रहे, और इसको भारत रत्न भी मिला है अबुल कलाम आजाद को। कब मिला है भैया, 1992 में, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है जितना भी बोले। और ये देखिए बीपीएससी में तो अभी पूरा अल हिलाल किसने लिखा है, अल बिलाग, अल हिलाल पहले आया था कि अल बिलाग पहले निकाला था, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछा है, तो ये सब चीज जान लीजिएगा। उसी के जन्म दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया ना, एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है जिसको 24 जनवरी को मनाते हैं। थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर को दूर करने के लिए हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए शिक्षक दिवस दो मनाते हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस अगर कोई पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, 5 सितंबर को अपना जो है पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन पे मनाते हैं, ठीक है, 1962 से मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा 1900 ये आपका जो है अंतरराष्ट्रीय अगर शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 अक्टूबर कहिएगा। ये सारा चीज आप लोग को हम बता चुके हैं, जैसे जैसे डेट हुआ करेंट जैसे पढ़ाते हैं हम बता चुके हैं सारा चीज। तो ये इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम पे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा। अब कब से मनाते हैं ये बात, तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 2008 से, ये भी बात जान लीजिएगा। कब से मनाता है, 2008 से मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे हिसाब से और यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, अगर इसके बारे में आपको स्वतंत्रता आंदोलन का लेके जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो आदमी बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, वो सारा चीज हम आपके सामने रख चुके हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अभी क्या कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो है पराली जलाने से निपटने के लिए धान के कौन से किस्म को जो है विकसित किया है। तो अभी क्या है ना कि पूसा 44 को बैन किया था, ठीक है, कुछ दिन पहले जो है अगस्त का घटना था, हम ये क्वेश्चन बताए थे। तो उसके वजह से अब क्या होता था आपको बता देता है कि अभी देखिए पूसा जो 44 था ना, इसको थोड़ा इसका पृष्ठभूमि को समझिए। पूसा 54 था, ये फसल तैयार होने में हम लोग को लगभग 160 दिन के करीब समय लगता था। अब ये जो पूसा 2090 है, इसका समय कितना लगेगा भाई, 120 से 25 दिन के बीच लगता है। तो कितना दिन का अंतर हो गया, लगभग 40 दिन का अंतर। अब बताइए जब किसान धान के बाद अगला जब फसल लेगा, गेहूं फसल लेगा, तो उसको कितना दिन का समय मिल गया, 40 दिन का। और 40 दिन के समय में क्या करेगा, वो जो इसका जो पराली है, जो इसका पराली बनता है, ये जो आप धान का जो पेड़ दिख रहे हैं, जो पौधा है, ये पौधा को उसको जो है ना
क्या करना, उसको जो है अच्छा से मैनेज करने का समय मिल जाएगा, 40 दिन का समय मिल जाएगा, उसको कैसे डिकम्पोज कर सकता है, यानी कोई दूसरा विधि लग सकता है, जलाने का दूसरा विकल्प निकाल सकता है कि नहीं, खेत साफ करने का समय मिल जाएगा। अभी क्या होता है ना कि पूसा 44 में क्या होता था कि 160 दिन का समय लग जाता था, अगला फसल पाना है, गेहूं पाना है, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या कर दिए, आग लगा दिए पराली में, और पराली में आग लगाने की वजह से क्या होता है, आपका पोल्यूशन बढ़ता है। AQI जो अभी आपको बताए थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सबसे अधिक जो है आपका क्या बताते हैं, पीएम 2.5 बताया था ना, पार्टिकुलर मैटर होता है, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर का क्या बताया था कि 40% का सांद्रता एयर में किसका था, अभी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नापा गया था 40% आपका पीएम 2.5 पे गया था, उसका फिर पीएम 10 मिला था, उसके बाद SO2 आपका CO, उसके बाद फिर NO2 मिला था। तो कहने का मतलब है सबसे अधिक इसका योगदान इसी का रहता है आपका वायु को प्रदूषण करने के लिए। तो अब क्या है ना, ये वाला जो आपका विकसित कर दिया पूसा 2090, इससे क्या होगा कि उसको समय मिल जाएगा किसान को, ये तो पहला बात हो गया। दूसरी बात क्या है, भूजल का भी समस्या था। अब धान का पौधा, धान जो है अधिक दिन 160 दिन तक अगर आपका खेत में रहता है तो आपका क्या भूजल, जो भी भूजल आपका नीचे में संचित है उसको सोखेगा, सोखेगा कि नहीं सोखेगा, तो उससे क्या होता था, भूजल का भी समस्या आपका पंजाब यानी उत्तर भारत में आपको होने लगा था। तो इससे क्या है कि भूजल का भी समस्या से निपटा जाएगा, कम समय लगेगा, 120-25 दिन में हो जाएगा। तो इसी को लेकर के पूसा का ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये जो पराली जलाने का जो समस्या है, ठीक है, ये समस्या से कहीं ना कहीं आपका एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, ये जानना। अब देखिए, अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो है आपका ये, इसका जो महानिदेशक कौन है, तो क्या कहिएगा, इसका महानिदेशक है आपका हिमांशु पाठक। ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, हिमांशु जी हैं, हिमांशु पाठक है, ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है तो ये आपको ये हिमांशु पाठक है। और हम लोग का कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। ये जो है इसका स्थापना कब होता है, 1929। देखिए पहले ये जो है ना 1905 में सबसे पहले इसका, फिर बाद में 1905 में स्थापना हुआ पूसा, उस टाइम इसी नाम से जाना जाता। फिर ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान ये 1929 से आपका कार्यरत है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको जान के चलना है, तो ये इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। क्योंकि कभी जो है पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट, जानते हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली बैन किया कि आप जो है पराली नहीं जला सकते हैं, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आदेश आया है, समझ रहे हैं। पूरा दिल्ली में जो है 400 450, अभी पानी हुआ है, कल तो थोड़ा सा वहां पे राहत है, NCR में पानी हुआ है, तो हरियाणा वाला क्षेत्र में, पंजाब वाला क्षेत्र में कल थोड़ा पानी हुआ है, जिसके कारण जो है वहां पे OD स्टार्ट करने वाला था, तो अब बोला कि नहीं, तब तक स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि पानी होकर थोड़ा सा ये जो है आपका AQI भी थोड़ा सा घटा है, तो इससे सरकार को एक, नहीं तो अभी आपको बताते हैं वहां पे आर्टिफिशियल रेन होता है, ठीक है, जो सिल्वर आयोडाइड करते हैं ना हम लोग, उसी को छिड़काव करके जो है जहाज के थ्रू जो है आपका जो है कृत्रिम वर्षा किया जाता है, ठीक है, वही करने का प्लान था। और मौसम विज्ञान जो है उसको बोल भी दिया था कि ये 18 से 21 तारीख के बीच ये जो है आपका करना मतलब उचित समझा जाएगा। क्योंकि देखिए आप जो है आर्टिफिशियल रेन वही करा जा सकते हैं जहाँ का हवा नमी हो, तो ये 21 से 18 तारीख के बीच ये जो है ये चीज आपका सही बैठा था, बोला था कि उस टाइम हवा नमी होगा और उसी टाइम कराएंगे, तो उससे पहले ही बारिश हो गया, तो अब शायद आपका आर्टिफिशियल रेन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लेके भी जो है आपका बहुत ज्यादा आपका पेपर न्यूज में आ रहा था चीजें। अब आइए, बेन गुरियन नहर चर्चा में बना हुआ है, ये किस देश से संबंधित है, थोड़ा सा आपको हम बेन गुरियन नहर के बारे में बताते हैं। देखिए ये आप पहले ये देखिए, ये स्वेज नहर है, इसको आपको थोड़ा सा बढ़िया से बताना पड़ेगा। देखिए ये स्वेज नहर है, इसको हम लोग स्वेज नहर कहते हैं, ठीक है। और जो बेन गुरियन जो नहर दिखा हुआ है वो नहर यहाँ पे बनने वाला है, ये आपका अकाबा की खाड़ी है, इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या सोच रहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम नहर बना देंगे, यानी ये भूमध्य सागर देख रहे हैं और ये अकाबा की खाड़ी है, इधर आइएगा तो आपका लाल सागर दिखेगा, तो अभी इधर फिर आप हिंद महासागर उसको छोड़िए। तो ये बेन गुरियन नहर जो है ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोग 1960 से इसको प्लान कर रहा है, ठीक है, 1960। और ये इसका जितना लंबाई है, इसका लंबाई अभी कितना है, 193 किलोमीटर, किसका, स्वेज नहर का, तो इससे 100 किलोमीटर अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, लगभग क्या कर सकते हैं, 193 में 100 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 293, यानी इतना किलोमीटर के करीब करीब ये लंबा हो सकता है। अब क्या है ना कि ये आपका इसका ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक मरुस्थल है, नगेब मरुस्थल, और ये नगेब मरुस्थल जो है ये मरुस्थल पूरा पूरी इजराइल के ही अंदर में पड़ता है। तो ये लोग इजराइल वाले का मानना है कि नगेब मरुस्थल होते हुए ये जो है हम नहर बना देंगे। अब जब ये नहर बन जाएगा तो ये स्वेज नहर का विकल्प हो जाएगा, क्योंकि स्वेज नहर में बहुत ट्रैफिक का भी आपको समस्या देखने को मिलता होगा, क्योंकि पूरा यूरोप का जहाज इधर से ही जाता है और इसको बहुत ज्यादा टोल टैक्स में मिलता है। इस स्वेज नहर को लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस के साथ कई बार युद्ध भी हुआ है, और 2 बार युद्ध ऐसे भी हुआ है, आपको बता देते हैं 1967 में जो 6 डे वार हुआ था ना 1967 में, और एक 1973 में आपका जो है वार हुआ था, ये 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। 1973 के बाद ही आपका तेल संकट आया था, ठीक है, उस दिन भी आपको बताए थे।
1973 के बाद ही G7 का आपका स्थापना हुआ था, उस टाइम G5 नाम से हुआ था, ठीक है। फिर IAA का स्थापना 1973 में तेल संकट के बाद। तो ये दो युद्ध हुआ था, ये दोनों युद्ध होने का भी आपको कहीं ना कहीं आपका ये सुएज नहर ही था, क्योंकि ये सुएज नहर में आपको बताते हैं, ये सुएज नहर का निर्माण कब हुआ भाई, 1800, आप समझ लीजिए 1859 ये बनना प्रारंभ हुआ और 1869 में ये बनके तैयार हुआ, ठीक है। और ये 1956 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इससे पहले ना यहाँ पे इंग्लैंड का ही और फ्रांस का ही प्रभुत्व था, ठीक है। तो यहाँ पे नासिर जी थे उस टाइम, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, तो उसने जो है अपने अधिकार में ले लिया और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा गतिरोध हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस वाले इस पे अटैक कर दिए और उस युद्ध में इजराइल वाला भी इसमें एंट्री मारा था, ठीक है। ये लोग अपना इसमें अधिकार चाह रहा था कि ये आपका मिस्र का नहीं हो। अब उसी के विकल्प में, क्योंकि इधर से जहाज जाएगा, आपको बता देता है लगभग 20% का जो है आपका जितना भी शिप उप जाता है वो इधर से ही होके जाता है, समझ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सुएज नहर, ठीक है। तो इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, अगर ये वाला नहर आपका बन जाता है तो इसका जो महत्व है विकल्प के रूप में भी हो जाएगा, इसको कुछ इनकम भी हो जाएगा। क्यों कि मिस्र का जीडीपी का 2% आपका कहां से आता है, इसी सुएज नहर से आता है। अब समझ जाइए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये नहर, ठीक है। यानी एक तरह से आप इस इधर एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम पूरा किया जाता है। इंग्लैंड को अगर ऐसे जाइएगा, अफ्रीका देखिए, आपको ये मैप दिखाता है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देखिए ये मैप देख रहे हैं ना आप, अगर यहाँ पे आपका ये नहर देखिए, अभी सुएज नहर आपका यहाँ है, सुएज नहर कहाँ है, सुएज नहर आपका अभी यहाँ सुएज नहर है, ठीक है, 193 किलोमीटर, हाँ सही तो बता रहे हैं, यहाँ पे आपका सुएज नहर है, आपका सुएज नहर अभी कहाँ है, यहाँ पे सुएज नहर है। अगर यहाँ ना होता है तो अभी क्या होता है कि ऐसे करके, अगर यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से आपको कैसे करके ऐसे करके आना पड़ता है, ऐसे करके अगर भारत आता है तो ये भारत ऐसे करके आता है, ठीक है। अब क्या है ना, डायरेक्ट आप यहाँ ऐसे करके आ जाते हैं। अब ये जो अब नगेब जो कह रहा है कि नगेब हम बनाएंगे तब क्या करेगा, ये अकाबा की खाड़ी है, ये डायरेक्ट भूमध्य सागर से ऐसे बन जाएगा, तो इसका विकल्प भी हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट ये पैसा भी कमा लेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा भी ये क्या है कि जो युद्ध चल रहा है, तो अभी नेतन्याहू से पूछा गया कि आप जो है क्या कीजिएगा, आप अगर गजा को जीत लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या प्लान है। तो पहले तो बोला कि गजा को हम अपने अंदर में कर लेंगे, तो यहाँ पे एक बात निकल करके आया कि इसका मकसद दो है, कि अगर हम गजा को अपने अंदर में कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमास गजा का जो नेतृत्व करता है, ठीक है, यहाँ का अलगाववादी संगठन है, तो हमास यहाँ से निकल जाएगा, तो ये पूरे क्षेत्र में इसका ये नहर का ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इसका सेफ हो जाएगा, यहाँ पे इसको कोई टेंशन की बात है नहीं। तो अभी उसको डर है कि हमास का प्रभुत्व होगा और यहीं पे आपका हमास, यहीं पे आपका गजा वाला एरिया है, ठीक है। रफा बॉर्डर आप जानते हैं कि ऐसे करके आते हैं, इधर कहाँ आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है रफा बॉर्डर भी है आपका इधर से ही, तो ये कहीं ना कहीं हमेशा एक विवाद का क्षेत्र बना रहेगा। अगर इसको यहाँ से अगर गजा हमास को मिटा दिया जाए, इसको भगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा आपका अधिकार हो जाएगा। और यहाँ पे एक मरुस्थल है जो आपको नगेब मरुस्थल बोले, ठीक है, नगेब। और ये मरुस्थल से, इस मरुस्थल से क्या करेगा, ये यहाँ पे आपका नहर का निर्माण कर लेगा और ये विकल्प के रूप में इसका इनकम भी हो जाएगा। तो इसी युद्ध को लेकर के ये बात आपका चर्चा में बना हुआ है कि ये हमास को जो है बर्बाद करना चाह रहा है, इसका एक तीर से दो निशाना साध रहा है। पहली बात है कि ये एरिया भी उसका हो जाएगा और दूसरी बात है ये जो इसका प्रोजेक्ट ठंडा बस्ता में गिरा हुआ है 1960 से, ये प्रोजेक्ट भी इसका यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखने वाली बात होगा। और दूसरी बात क्या है ना कि सुएज नहर है ना, ज्यादा चौड़ा नहीं है, इसका चौड़ाई बहुत कम है, लगभग 205 फीट के करीब करीब, हाँ 205 मीटर के करीब करीब है, ठीक है। 193 मीटर लंबा है और 200, और यहाँ पे ट्रैफिक का भी समस्या आता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं आपको 2021-22 में बहुत ऐसी बार हुआ है कि यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण क्या है आपका जो है यहाँ पे जो आपका व्यापार होता है, व्यापार बाधित हो जाता है, जिसके कारण व्यापार जब बाधित होगा तो लॉस होगा ही होगा। तो उसी के विकल्प में भी लोग इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेन गुरियन नहर जो है चर्चा में बना हुआ है, ये किस देश से संबंधित है, तो क्या कहिएगा, इजराइल से संबंधित है। दो तीन चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे नगेब रेगिस्तान याद रखना है, कहेगा कि नगेब मरुस्थल कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, इजराइल में है, पहली बात है। और आपको कई अकाबा की खाड़ी याद रखेगा, ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, ये आपका रेड सी है और ये आपका सुएज नहर है, ठीक है। तो इतना तो आपको चीज समझ के चलते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे दो जो युद्ध बताए थे आपको, 6 डे 1967 वाला और 1973 वाला, ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इजराइल ये जो है दोनों युद्ध में कहीं ना कहीं ये चीज आपका चीज छुपा हुआ था, क्योंकि पश्चिमी देश हमेशा इजराइल को सपोर्ट करने का कारण भी यही है, समझे। तो कहीं ना कहीं सब चीज आपको समझते चलना है। आगे चलते हैं, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। यूनेस्को द्वारा जो है इसका पहल किया गया था। यूनेस्को को तो आप अच्छा से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, UNESCO, ठीक है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1945 में, ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। आंद्रे एंजेलो इसका क्या है,
आपका महानिदेशक है। तो 2002 से जो है इसको मनाने का घोषणा किया गया था। 1999 में महासभा में बात रखा, फिर आपका 2001 में वो हाँ हुआ, फिर 2002 से हम लोग इसको रेगुलर बनाते हैं। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास और विज्ञान के महत्वपूर्ण को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना कि बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कुल कितने पदक जीते हैं। तो बैंकॉक कहाँ है भाई? थाईलैंड है। थाईलैंड कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक अच्छा देश है जो आसियान का सदस्य है। ठीक है, आसियान में बैंकॉक घोषणा पत्र से ही बना था 1967 में। तो बैंकॉक का बहुत ज्यादा महत्व, हम लोग के लिए भी बैंकॉक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी बैंकॉक का जो है आपका वहां का जो है प्रधानमंत्री है कौन? सरेथा थाबेसिन है। भारत के पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त भी कर दिया है। ठीक है, तो बैंकॉक हम लोग के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बैंकॉक में जो है क्या हो रहा था? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रहा था। तो वहां पे कुल भारत जो है 7 पदक जीता है। ये बात आपको याद रखना है। 7 पदक में से क्या है? 3 आपका स्वर्ण है, 3 क्या कहिएगा? स्वर्ण है, और एक जो है आपका रजत है। ठीक है, एक रजत है और 3 कांस्य है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 3 कांस्य है। ठीक है, ये रजत पदक जीत करके लाया है कौन? अपना भारतीय टीम। अभी आपका 19वां एशियाई खेल कहाँ हो रहा था? तो हांगजू चीन में हो रहा था। ये भी बात आप जानते हैं। 20 कहाँ होगा? तो जापान में होगा। और इस 19 में हम लोग कितना पदक जीत के लेके आए थे? 107 पदक लेके आए थे। सबसे नंबर 1 में कौन था? तो चीन लेके आया था। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उसके बाद भारत का स्थान था, चौथे नंबर पे था। और यहीं पे अगर कहेगा आपको कि पैरालंपिक जो है एशियन गेम में भारत का स्थान कैमा था, तो क्या कहिएगा? हम लोग 5वें स्थान पर थे। टोटल कितना पदक जीत के लेके आए थे? 111 पदक जीत के लाए थे। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है। और कल जो है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल खत्म हुआ, उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा टीम था? तो आपका कौन? मुंबई कहिएगा। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान देते चलना है। तो बैंकॉक में जो है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रहा था। भारत को कुल कितना पदक? 7 पदक, याद रखना है। समझते चलिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। करंट पढ़ने का तरीका यही है, चीजों को जोड़ के चलिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, दुनिया का पहला चिकनगुनिया पर जो है, चिकनगुनिया क्या है भाई? तो एक ये वायरल विषाणु द्वारा जनित है, मच्छर काटता है। उस मच्छर का नाम है आपका, जो काटता है उसको ओरोबो वायरस। जो वायरस होता है ना, उस वायरस को कहते हैं क्या? एरोबो वायरस। और मच्छर का नाम हम लोग ऐसे भी, ये आपको जो है डेंगू होता है तो कौन सा हम लोग बोलते हैं? एडिज मच्छर काटता है। तो उसी तरह से मच्छर के द्वारा काट के ये बीमारी होता है। और ये कौन सा वायरस कहिएगा? अरबो वायरस है। ठीक है, अरबो वायरस से ये बीमारी होता है। और इसका जो है पहला वैक्सीन जो है आपका यूरोप में जो है आपका क्या है? आपका एक जो है ये आपका ये आपका जो है एक कंपनी है, वर्ल्ड नामा है। ठीक है, नेवा, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आपका कर लीजिए वर्ल्ड नेवा, इसको वर्ल्ड नहीं कीजिएगा, वर्ल्ड नेवा कर दीजिएगा। क्या लीजिएगा? थोड़ा सा वर्ल्ड नेवा एक कंपनी है यूरोप की, उसी के द्वारा जो है ये आपका ये जो है वैक्सीन को जो है क्या किया है? विकसित किया। उसका नाम क्या है? आईएक्सचिक, याद रखिएगा। क्या कहिएगा? आईएक्सचिक। आईएक्सचिक, आईएक्सचिक किसका नाम हो जाएगा? तो क्या कहिएगा? आईएक्सचिक जो है आपका नाम हो जाएगा चिकनगुनिया पे पहला जो है वैक्सीन आपका विकसित किया गया। किसके द्वारा? वल्नेवा द्वारा किया गया। वल्नेवा कहाँ की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह हो जाता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो यूएसएफडीए इसका एजेंसी है, उसके द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया। और बोला है कि 18 साल का जो 18 साल से ऊपर का जो लोग है वही देगा। ठीक है, और ये आपको बता देते हैं चिकनगुनिया में क्या होता है ना, ये बहुत तेज बुखार आता है, उल्टी मन होगा, जी मचलाएगा। ठीक है, अब बदन जो है बहुत हीट हो जाता है। और ये आपको उष्ण कटिबंधीय यानी जो गर्म क्षेत्र होता है, और उपोष्ण कटिबंधीय यानी हल्का ठंडा हल्का गर्म, ऐसे क्षेत्र में आपका जो है ये आपका चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो पहली बार, इससे पहले इसका वैक्सीन आपका नहीं बना था। ठीक है, ये पहली बार ये वैक्सीन बना है और अमेरिका द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गया है। तो चिकनगुनिया से संबंधित चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक है, तो चिकनगुनिया का जो है वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कौन है? तो अमेरिका है। कौन सा कंपनी, जब उसका जो है संस्थान है? यूएसएफडीए, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आता है वामन वृक्ष कला। ये क्या है? ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? तो क्या कहिएगा? श्रीधरन पिल्ले द्वारा। ये कौन है? पीएस श्रीधरन, डॉक्टर सीएस श्रीधरन पिल्ले जो है आपका जो है गोवा है ना, गोवा जो देख रहे हैं, गोवा अभी आपका कैवा खेल हुआ 37वां, यही गोवा का जो है राज्यपाल है। ठीक है, ये क्या कहिएगा? राज्यपाल है, गोवा के राज्यपाल है श्रीधरन पिल्ले। ये बहुत अच्छे लेखक हैं। ठीक है, हमेशा अच्छा अच्छा किताब लिखते हैं। तो ये जो किताब है इसका, ये कैवा किताब है? 200वां किताब है। और इसका विमोचन कौन किए हैं? तो अपना जगदीप धनखड़ है। ये कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। तो ये क्यों गए थे वहां भाई? तो वहां पे 37वां जो राष्ट्रीय खेल हो रहा था, तो इसी का समापन समारोह पे अपना जगदीप धनखड़ गए थे। ये पीटी उषा देख रहे हैं, ये भी आपका गए थे। ये कौन है भाई? ये जो अपना भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष है। ये लोग भी वहां पे समापन समारोह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में समापन समारोह हो रहा था, वहीं पे गई हुई थी। और उसी जो है उपलक्ष्य में, मतलब वहां वही उसी दौरान जो है आपका गोवा के जो राज्यपाल है उसका जो किताब है वामन वृक्ष वल
कल आप जो है इस पुस्तक का विमोचन भी किए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस पुस्तक से संबंधित, क्योंकि इसको 200वां पुस्तक है, ऊपर से जो है उपराष्ट्रपति जी इसका जो है विमोचन किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, गोवा के जो है मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, ये बात आप लोग जानते हैं, प्रमोद सावंत है। गोवा राज्य कब बना भाई? 1987 में बना। कब कहिएगा? 1987 में बना। ठीक है, कैवा राज था? ये 25वां राज था। ठीक है, ये भी जानिए। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, और गोवा दिवस क्या तारीख को मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं। इतना बात याद रखिएगा। और मुक्ति दिवस गोवा पुर्तगाल से आजाद कब हुआ? 1961 को, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, गोवा सबसे पहले किसके, इससे हम लोग मतलब 1961 के पहले पुर्तगाल के ही पास था। ठीक है, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा आपका आजाद हुआ। हम लोग इसी वजह से 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा दिवस 29 मई को मनाता है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या कहिएगा? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल कौन है? पी श्रीधरन पिल्लई है। और अगर कोई भी कहेगा कि गोवा जो है ज्यादातर कौन सा साइड पड़ता है, तो क्या कहिएगा? आपका कर्नाटक वाला साइड पड़ता है। ठीक है, उधर ज्यादा उसका जो है बाउंड्री है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला साइड में उसका बाउंड्री कम पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आपका 37वां जो खेल हो रहा था, राष्ट्रीय खेल हो रहा था, इसका आपका शुभांकर कहेगा तो क्या कहिएगा? मोगा कहिएगा। क्या कहिएगा? मोगा कहिएगा। ठीक है, इसका जो है आदर्श वाक्य कहिएगा तो क्या कहिएगा? गेट सेट गोवा। गेट सेट क्या कहिएगा? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य था। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? तो पेटीएम कर रहा था। ठीक है, ये सब चीज। अब 38वां खेल कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पे सारा चीज हो गया है। वही 36वां कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो क्या कहिएगा? तो श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। कौन है वो? राज्यपाल है। कहाँ के हैं? तो क्या कहिएगा? गोवा के हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए श्रीलंका के जो है कुशल परेरा, इसको पहले जानिए, उसके बाद विवाद बताते हैं। कुशल परेरा कौन है भैया? तो कुशल परेरा है ना, वहां के बल्लेबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। इसने क्या किया है ना, रिकॉर्ड काम किया है। 22 बॉल में जो है 50 रन मारा है। और इससे पहले आपको बताया थे गैलेन मैक्सवेल थे, 40 बॉल में वो ऑस्ट्रेलिया के थे, 100 रन मारे थे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और ये बात हम इस वजह से दिए हैं क्योंकि श्रीलंका की टीम को भंग कर दिया गया है, और उसी के दौरान जो है ये इतना बड़ा काम किए हैं। और श्रीलंका की टीम को क्यों भंग कर दिया है वो भी बता देते हैं आपको। क्योंकि देखिए, भारत के साथ एक मैच हो रहा था, 55 रन में जो है भारतीय टीम जो है श्रीलंका की टीम को समेट दिया। तो वहां के जो है तो शिक्षा मंत्री है, ठीक है, रोशन विक्रम सिंघे नाम है उसका। ठीक है, रोशन करके ही नाम है। तो उसको लगा ना कि ये जो है सारे श्रीलंकाई जो प्लेयर है बिक गया है। बोला तो ये बात नहीं, बोला कि कोई काम का नहीं है, श्रीलंका का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो उसको समाप्त करने की वो घोषणा कर दिया। तो ये लोग जो भी बहुत सारे लोग थे, तो वो सोचे कि ऐसे कैसे कोई आप जो है स्वतंत्र निकाय कोई संस्था उसको आप खत्म कर सकते हैं? भाई ये एक इतनी बड़ी बॉडी है, उसको आप खत्म कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर लोग कोर्ट गए, कोर्ट वाले फिर बोले क्या, आदेश दे दिया कि नहीं आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। फिर वो क्या किए, खेल मंत्री जी विधेयक लेके आ गए। कहां पे? अपना जैसे हम लोग का संसद है ना, संसद में विधेयक ला करके जो है इस पे क्या करना है, इसको खत्म करने का बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है आईसीसी को पता ये चला कि अगर इस तरह का जो है आपका जो है राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, कोई भी कंट्रोल मतलब क्रिकेट विकेट कोई भी आपका संस्थान पे, तो यहाँ पे खिलाड़ी खेल पाएगा? उसका खिलाड़ी जो है स्वतंत्र से खेल पाएगा? ये तो खेल ही नहीं पाएगा। जब ये खेल नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा? इसी राजनीतिक हस्तक्षेप उसका जो है इंटरनली जो है उसका जो है लोगों का जो है हस्तक्षेप की वजह से आईसीसी के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया गया। ये बात याद रखेगा कि आईसीसी कहेगा कि आईसीसी तत्काल किस टीम को जो है अपना जो है सदस्य से तत्काल बाहर कर दिया है, तो क्या कहिएगा? श्रीलंका टीम को। और आपको कहानी बता दी है, यही कहानी है जो आपको बताएं, क्योंकि ये जो हारा ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लंका का अच्छा से दान हो गया है। जब से आपका क्या हम लोग का दीपावली से ना ये दुर्गा पूजा से हम लोग लंका दान करते हैं, ठीक है, रावण दान करते हैं ना, तो तब से लेके अब तक दान ही हो रहा है। और आपको बता देते इस बार का जो वर्ल्ड कप हो रहा है नीचे से ये जो है सेकंड लास्ट पे है, नीचे से ये हाल है। 1996 में जो बंदा 1996 में ये लोग जो है वर्ल्ड कप जीता था, आप समझ जाइए। ठीक है, एशिया कप में भी इस लोग का हमेशा दबदबा रहा है, और ये हाल है अभी कि इतना बुरा तरीके से खेल रहा है, सबसे हार रहा है, सबसे फाइनली हार रहा है, किसी से जीत ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है श्रीलंका का। इसी को देखते हुए आईसीसी के द्वारा, अब देखिए आईसीसी में जो है टोटल 106 देश क्या है, सदस्य है आईसीसी का। टोटल देश तो है 200, मगर सदस्य देश कितना है? 106 देश है। इस 106 देश में 10 ही देश आपका खेल रहा है क्या, वर्ल्ड कप। उस 10 देश में एक देश आपका श्रीलंका है, तो कहना कि इसका क्रिकेट अच्छा है ना। तो इसको कोई भी देश को ऐसा जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब वहां के शिक्षा मंत्री जो हैं थोड़ा सा राजनीतिक भावना में आके भाग गए। अब आइए श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे हैं, ठीक है, वहां के जो प्रधानमंत्री कहेंगे तो दिनेश गुणवर्धन है, याद रखिएगा। रानिल विक्रम सिंघे क्या है, रानिल जो है रानिल विक्रम सिंघे क्या कहिएगा, राष्ट्रपति हैं, और दिनेश गुणवर्धन क्या है,
वहां के क्या है दिनेश गुणवर्धन है, क्योंकि देखिए अब आ गया है लाइमलाइट पे, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान देके आपको चलना है। तो 50 रन सबसे तेज शतक अर्धशतक मारने वाला कौन कहिएगा? कुशल परेरा। और शतक मारने वाला 40 गेंद में कौन हो जाएगा आपका? क्या कहिएगा? वही ग्लेन मैक्सवेल। और 100 विकेट तेज लेने वाले कौन हो जाएंगे? साइन अफरीदी। ठीक है, चलिए इतना सारा चीज आपको हम बताते हैं। ये आपका हर एग्जाम में, वो कोई पीसीएस का एग्जाम दीजिए या वनडे एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, सिर्फ स्टेटमेंट जो बना करके दे देता है लोग, ठीक है, हम जितना बात आपको मुंह से बोल देते हैं उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा बोल देता है। तो बस सुनते चलिए, उसको समझते चलिए, आपका हर तरह का आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नया एनर्जी के साथ।